नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अपन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की। तो अष्टांग हृदय पढ़ने से पहले अपने को कुछ अष्टांग हृदय के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसको अपन कहें इंट्रोडक्शन। अष्टांग हृदय का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन दो प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इसके ऊपर टीकाएँ कौन कौन सी हैं, या फिर अपन कहें प्रमुख टीकाएँ कौन कौन सी लिखी गई है वो पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे वैशिष्ट पढ़ेंगे, या फिर विशेषता पढ़ेंगे, या फिर अपन कहें इसको आचार्य वाग्भट जो हुए उनकी विशेष बातें, या फिर अपन कहें आचार्य वाग्भट की देन, जो मतलब विशेषता है आचार्य वाग्भट ने ही अपने को बताया। ऐसी कुछ बातें जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे। अष्टांग हृदय पर लगभग जो है कितनी 44 संस्कृत टीकाओं का उल्लेख अपने को मिलता है। हालांकि अपन इतनी नहीं पढ़ेंगे, अपन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण है 44 में जो अपने को देखनी है। ठीक है, तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट टीकाएं अपन देखते हैं। तो प्रमुख संस्कृत टीकाएं अपन देखें। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले है पदार्थ चंद्रिका। ठीक है, पदार्थ चंद्रिका। तो पदार्थ चंद्रिका को आप याद रखें, चंद्रिका से चंद्र नंदन कृत हो गया। ठीक है, तो ये इसके टीकाकार हैं, या फिर अपन कहें राइटर हैं। अच्छा, इसके बाद अगला है सर्वांग सुंदरा। सर्वांग सुंदरा, तो सर्वांग सुंदरा में अपन बात करें तो सर्वांग सुंदरा के जो टीकाकार हैं वो है अरुण दत्त। इधर ही अपन बात करें सर्वांग सुंदरी भी है एक, जिसके टीकाकार हैं वो है लालचंद्र वैद्य। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन आगे चलें, आयुर्वेद रसायन की बात करें तो आयुर्वेद रसायन जो है उनके टीकाकार है हेमाद्री। हेमाद्री, अच्छा, हेमाद्री से अपन याद रखें हमें, है ना, हेम से हमें याद रखें। तो यहाँ पे जो ट्रिक बताई गई है वो है हमें आयुर्वेद रसायन का सेवन करना चाहिए। मतलब हेमाद्री से कौन हो गए? आयुर्वेद रसायन। तो आयुर्वेद रसायन के टीकाकार कौन है? हेमाद्री। इसके बाद है शशिलेखा या इंदुमती। तो इनके जो टीकाकार हैं वो है इंदु। ठीक है, इसके बाद है मनोज्ञ या फिर अपन कहें चिंतामणि। तो इनके जो टीकाकार हैं वो है वैद्य टोडरमल। ठीक है, वैद्य टोडरमल। तो ये आप याद करें। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें हृदय बोधिका। तो हृदय बोधिका जो है वो है दास पंडित, इनके रचयिता हैं दास पंडित। हृदय व 10 धमनियाँ अपन बोलते हैं, हृदय व 10 धमनियाँ, तो इससे अपन याद कर सकते हैं हृदय व 10 धमनियाँ मतलब दास, है ना। ठीक है, इसके बाद अगली जो अपनी टीका है वो है वाग्भट खंडन मंडन। ठीक है, तो इसके जो रचयिता हुए वो है भट्ट नरहरि। तो इसको याद रख सकते हैं, भट्ट से अपन याद करें भुट्टा, जो मक्का का जो भुट्टा होता है ना वो, तो उसको अपन कैसे खाते हैं? उसको खंडन मंडन, मतलब उसके बीज निकाल के खाते हैं, उसको खंडन कर के खाते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं जो खंडन मंडन के जो रचयिता वो है भट्ट नरहरि। इसके बाद अगला जो है अपना टीका जो वो है साकेत मंजरी। साकेत मंजरी के टीकाकार हुए दामोदर। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं, जो अपने मंजन करने से क्या होता है, दांत जो है वो दमदार हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो इससे याद कर सकते हैं मंजन में दम, तो मंजरी से याद रख सकते हैं अपन दामोदर। इसके बाद है अल्प बुद्धि प्रबोधन। अल्प बुद्धि प्रबोधन के रचयिता कौन हुए? श्री कंठदत्त। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं हैं जो कि अक्सर इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे अपन बात करें अपने AIA PGET में आ जाते हैं, AMO जो भी होती हैं, या फिर स्टेट AMO, या फिर अपन कहें UPSC AMO, इसमें भी आते। और भी इधर उधर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम होती रहती हैं जितनी भी, तो उनमें यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलें, वाग्भट की मौलिक देन। तो वाग्भट की मौलिक देन का मतलब है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आचार्य वाग्भट ने ही विशेष रूप से बताई हैं। तो सबसे पहले बात करें, वीर्य के 2 और विपाक के 3 भेद जो है आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। इसके बाद जो एक ये है प्राधान पंडित। प्राधान पंडित या फिर परछंद अनुवर्तन। ठीक है, ये जो है प्राधान पंडित का मतलब होता है दूसरों के सुख दुख को समझने वाला। ठीक है, तो ये होता है प्राधान पंडित या फिर परछंद अनुवर्तन। तो ये क्या है? ये वाग्भट की मौलिक देन है। इसकी अपन बातें करेंगे।
इसके बाद अगला जो है वो है ऋतु संधि। तो ये चीज़ें जो अभी जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये आगे फिर से आएंगी चैप्टर्स में, तो अभी देखेंगे, लेकिन ये एक साथ अपन एक जगह पे देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आचार्य वाग्भट ने बाकी संहिताओं के कंपेरिजन या फिर बाकी आचार्यों की कंपेयर में विशेष तौर पर बताई हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें ऋतु संधि। तो ऋतु संधि का काल जो है 14 दिन का बताया है। ये जो है ये आचार्य वाग्भट की मौलिक देन है, ये आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे पंचमूल एवं सप्त पंचमूल जो है वो आचार्य वाग्भट की ही देन है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है आश्रय आश्रय भाव या फिर आश्रय आश्रय संबंध जो है वो आचार्य वाग्भट ने ही बताया है। इसके बाद कफ के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो आचार्य वाग्भट ने किया है। इसके अलावा अगर बात करें चरक, आचार्य चरक की बात करें तो इन्होंने वात के जो 5 भेदों का वर्णन है वो सर्वप्रथम इन्होंने किया था। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो जो पित्त के जो 5 भेद हैं उनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने किया था। कभी भी अपन कोई भी संहिता पढ़ें उनको हमेशा ही कंपेरेटिव पढ़ें, और विशेषतः जैसे अगर अष्टांग की बात करें, आचार्य वाग्भट की बात करें, और इनको पढ़ना हमें हमेशा चरक के साथ पढ़ना है। और चरक संहिता जब पढ़ते हैं उसको विशेषतः अपन सुश्रुत के साथ कोरिलेट करते हुए चलते हैं। तो कहने का मतलब इन तीनों संहिताओं को अपन आपस में जो है वो लिंक करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो आम की प्रचलित परिभाषा जो है वो वाग्भट की देन है। आज के दिन जो आम की परिभाषा चलती है, ठीक है, वो वाग्भट ने ही बताई है। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यपाचितम दुष्टम आमासे गतम रस सामम परचक्षते। तो ये जो आम की परिभाषा है ये आचार्य वाग्भट ने ही विशेष रूप से बताई है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं बस्ती के 3 प्रकार। तो बस्ती के 3 प्रकार कौन कौन से? उत्क्लेशन बस्ती, शुद्धिकर बस्ती और समन बस्ती। ठीक है, इसके 3 प्रकार जो है आचार्य वाग्भट ने ही विशेषता बताए हैं। प्रतिमर्श नरसे के जो है 15 काल जो है आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। ठीक है, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है थोड़ा। इसके बाद नस्य का काल जो है 7 वर्ष के पूर्व व 80 वर्ष के बाद जो है नहीं देना चाहिए या फिर नहीं दे सकते नस्य। ठीक है, अच्छा, धूमपान की बात करें तो 18 वर्ष से पूर्व जो है वो धूमपान नहीं देते हैं। इसके बाद अगली कवल की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व कवल नहीं देते हैं, या फिर अपन कहीं कवल कब से शुरू करते हैं? 5 वर्ष के बाद से देना शुरू करते हैं। शोधन की बात करें तो 70 वर्ष के बाद शोधन नहीं कर सके। तो वमन विवेचन बस्ती जो होती हैं, शोधन कर्म होते हैं, वो जो है 70 वर्ष के बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो है वो प्रश्न आते हैं, इनके कितने काल हैं, कब इनका जो है उचित समय होता है इनको प्रयोग कराने का। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करें कुछ और मूर्ध तेलम। तो मूर्ध तेल की बात अपन करें तो इसके 4 भेद जो है वो आचार्य वाग्भट ने ही बताए विशेषता है। तो 4 भेद मतलब अभ्यंग के रूप में यूज करते हैं, है ना, परिसेक के रूप में यूज करते हैं, पिचू के रूप में यूज करते हैं और सिरोबस्ती के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है शस्त्रों की संख्या है, फिर शस्त्रों के भेद। तो आचार्य ने बताए हैं, वाग्भट ने 26 भेद बताए हैं। गर्भ पोषण की बात करें तो इन्होंने बताया कि केदारी कुल्य न्याय से जो है वो गर्भ पोषण इन्होंने माना है। इसके बाद शरीर की जो लंबाई है वो इन्होंने मानी है 3.5 हस्त या फिर 3.5 हाथ। आचार्य चरक ने जो लंबाई मानी है वो है 84 अंगुल और सुश्रुत ने मानी है वो है 120 अंगुल। इसके बाद जो है इन्होंने जो अरिष्ट का वर्णन किया है, वो कहाँ किया? वो शारीर स्थान में अरिष्ट का वर्णन किया है। अपन जानते हैं अगर आचार्य चरक की बात करें तो इंद्रिय स्थान में जो है अपन अरिष्ट का वर्णन देखते हैं। ठीक है, जी हाँ, आगे अपन चलेंगे। कल्क और चूर्ण की मात्रा इन्होंने 1 कर्ष मानी है। नाभि नाल कर्तन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। नाभि नाल कर्तन जो है 4 अंगुल पर करने का निर्देश किया गया है, नाभि नाल कर्तन। ठीक है, जो अपन अम्बिलिकल कोड जो है वो काटते हैं उसकी बात हो रही है। प्रजापत्य विधि से जो है जातक्रम संस्कार करना चाहिए। इसके बाद कपालगत रोग की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। और विष संकट का वर्णन जो है वो आचार्य वाग्भट की देन है। विष संकट जो है आचार्य वाग्भट ने ही बताया है। इसके बाद अपन बात करें आगे, वाग्भट ने रसायन वाजीकरण का जो है वो कहाँ पे उल्लेख किया है? वो है वाग्भट ने जो है उत्तर स्थान के अंत में किया। लास्ट के जो अध्याय हैं उत्तर स्थान के, उनमें जो है वो रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया। अपन जब
शुरू करेंगे, जब पहला ही अध्याय पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ दी गई है, अपन वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद बात करें वाजीकरण अध्याय जो है वो 40वां अध्याय जो है वो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें अग्रेय का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। सभी स्थावर विषयों के मूलाश्रित होने के कारण, ठीक है, सभी स्थावर, जो भी स्थावर मतलब जो प्लांट ओरिजिनेटेड होते हैं उनकी बात करें तो वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी उनकी रूट में होती है, मूल में होती है, इसलिए उनको क्या संज्ञा दी है, मोली संज्ञा दी है, मोली कहा है उनको, क्योंकि सभी जो विष हैं वो उनकी मूल में होते हैं, जड़ में होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, ठीक है, सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। आगे अपन बात करें दोष को इन्होंने क्या कहा है, स्थूण कहा है। जैसे अपन कहते हैं ना त्रिदोष, है ना, त्रिदोष कहते हैं, वैसे इन्होंने त्रिस्थूण कहा है, दोष को त्रिस्थूण, ठीक है। आगे अपन बात करें विष कन्या का वर्णन जो है सर्वप्रथम आचार्य वाग्भट ने किया अष्टांग संग्रह में, ठीक है। दंतकाष्ठ की लंबाई जो है वो 12 अंगुल बताई, मतलब जो दातून की बात करें अपन तो वो 12 अंगुल बताई, ठीक है। इसके बाद है विपाक और आम की परिभाषा वाग्भट की मौलिक देना, जो अपन ने ऊपर बात की आम की परिभाषा वो, और इसके अलावा विपाक की जो परिभाषा है वो जो है आचार्य वाग्भट की मौलिक देना है। तो ये कुछ बातें हुई जो कि अपन ने आचार्य वाग्भट के बारे में देखी। तो ऐसा नहीं है कि ये बस यहीं पे है, ये एक बार अपन ने एक साथ देखी हैं कि कौन कौन सी बातें जो विशेषता बताई हैं, बाकी ये धीरे धीरे जो अपने अध्याय जो होंगे उनमें सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसके बाद अपन जो अपना प्रथम अध्याय जो है इसके बाद शुरू होगा। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो होता है जिसमें कुछ टीकाएं और टीकाकारों के नाम अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो मौलिक देन है कुछ विशेष होती हैं, यहाँ पे जो है वो मौलिक देन में से प्रश्न आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये भी थोड़ा सा अपने को अनुमान रहना चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।